YouTube channel Babita Chemistry Classes. This lecture is for 9th class and this is our second lecture, okay, for the chapter atoms and molecules. We have started our third chapter, that is atoms and molecules. ओके, लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ लिया था कि लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। सिंपल ये पढ़ा था कि जो एटम्स होते हैं वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक है। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि जो मैटर होता है वो किससे मिलकर बना हुआ होता है, स्मॉलेस्ट, मतलब मैटर की जो स्मॉलेस्ट वो है पार्टीशन है, मतलब जो बिल्कुल छोटा छोटा जो है मैटर किस में डिवाइड होता है, बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर डिवाइड हो जाता है। तो सबसे छोटा जो डिविजिबल पार्टिकल है वो कौन सा होता है, एटम होता है, ठीक है। तो ये हम सारा कुछ पढ़ चुके थे। फिर हमने ये देखा था कि जो एटम्स होते हैं वो जो है किस में पार्टिसिपेट करते हैं, केमिकल रिएक्शंस में अकॉर्डिंग टू केमिकल लॉज, ठीक है। तो 4 लॉ 2 पढ़े थे हमने, ठीक है। वैसे तो 5 हैं, ये आप हायर क्लास में पढ़ोगे 3, यहाँ पर अपने सिलेबस के अंदर कितने हैं, सिर्फ 2 ही हैं। कौन सा पढ़ा था कल हमने, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड सेकेंड वन इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, ठीक है, सॉरी कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन है। थर्ड है हमारे पास मल्टीपल प्रोपोर्शन, वो हमें कब पढ़ना है, 11th क्लास के अंदर पढ़ना है। तो कॉन्स्टेंट कंपोजिशन या कांस्टेंट प्रोपोर्शन ये हमारे पास हो गया था, ये कंप्लीट कर लिया था। अब जो नया टॉपिक है वो कौन सा है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। एक्चुअल में जो डाल्टन है ये पूरे के पूरे एटम का बेस मान के चलो, मतलब जो डाल्टन है इसको बोल सकते हैं कि ये फादर, ठीक है, कि एटम को सबसे पहले बताने वाला कौन था, डाल्टन ही था। और मैटर की डिविजिबल पार्टिकल को, मतलब कि क्या बताने वाला कि जो मैटर के जब हम टुकड़े करते चले जाएंगे तो छोटे से छोटा जो पार्टिकल होगा वो कौन होगा, एटम। वो किसके द्वारा बताया गया था, सिर्फ डाल्टन के द्वारा बताया गया था। मैंने आपको कल भी बताया था, ठीक है। वैसे तो था एक इंडियन फिलोसफर था, कौन था, मैट्रिकानंद, उसने बता दिया था, लेकिन उसने क्या नाम दिया था, परमाणु नाम दिया था उसको, जो डिविजिबल पार्टिकल है, ठीक है, जो छोटे से छोटा पार्टिकल है जो मैटर का, उसको क्या नाम दिया था उसने, परमाणु। लेकिन फिर जॉन डाल्टन आया, सबसे पहले डिस्कवरी करने वाला यही था एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, डाल्टन। लेकिन इसने बहुत सारे मतलब पॉइंट्स तो बताए, इसके पोस्टुलेट्स तो थे बहुत ज़्यादा, ठीक है, लेकिन इसकी लिमिटेशंस भी थी, कुछ इसकी क्या थी, लिमिटेशंस भी थी। अब ऐसा तो नहीं है कि इसकी लिमिटेशन की वजह से हम इसको पढ़ना ही छोड़ देंगे, ठीक है, इसको पढ़ना तो पड़ेगा क्योंकि बेसिक तो यही है। और सबसे इसके बारे में थोड़ी सी मैं आपको बायोग्राफी बता देती हूँ कि जो डाल्टन है वो बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करता था, इंग्लैंड में रहते थे ये, और बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करता था। लेकिन ये सबसे पहला साइंटिस्ट था जिसने बताया था किसके बारे में, कलर ब्लाइंडनेस के बारे में भी इसने बताया था, ठीक है। और इसी ने ही किसके बारे में बताया था, एटम के बारे में भी बताया था, ओके। तो हम पढ़ते हैं, डाल्टन जो था, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो थी वो कब दी गई थी, 1808 के अंदर, ओके। तो लिखेंगे आप, दिस थ्योरी इज गिवन बाय, दिस थ्योरी इज गिवन बाय डाल्टन, इसके नाम से डिफाइन है, ठीक है, इन 1808। और इस थ्योरी के जो मेन पोस्टुलेट्स थे वो कौन कौन से, मतलब मेन बातें इसने किसके बारे में बताई थी, एटम के बारे में, वो कौन कौन सी थी, ठीक है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे, द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ दिस थ्योरी आर, ठीक है। कौन कौन से इसके मेन पोस्टुलेट्स थे, तो वो हमें पॉइंट्स के अंदर पढ़ने हैं। सबसे पहले कहता है कि जो मैटर है वो किससे मिलकर बना हुआ है, वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, और वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल कौन सा होता है, एटम। तो आप लिखेंगे, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स, ठीक है। उनको क्या बोलते हैं, एटम्स बोलते हैं। मतलब जो छोटे पार्टिकल से कोई भी मैटर है आसपास का, हम जितने भी सब्सटेंसेस के साथ डील करते हैं, मैटर के साथ डील करते हैं, हर एक मैटर जो है वो किससे मिलकर बना हुआ है, एटम से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट उसने क्या बताया था, सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, एटम इज इनडिविजिबल एंड इनविजिबल, ठीक है, दोनों में डिफरेंस होता है, इनविजिबल एंड इनडिविजिबल, ठीक है। इनडिविजिबल का मतलब तो क्या है, उसको डिवाइड नहीं कर सकते, और इनविजिबल का मतलब जो है वो दिखाई नहीं देता है। तो एटम तो रियल में ही दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है, अभी भी। लेकिन जो एटम है उसको देखा गया है किसके द्वारा, एक माइक्रोस्कोप था, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखा जा सकता, मतलब कि जो हाई पावर के जो माइक्रोस्कोप्स होते हैं ना, उनसे भी हम एटम को नहीं देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो है एटम्स को देखा गया है कि डिफरेंट माइक्रोस्कोप था, टनलिंग माइक्रोस्कोप था, उससे देखा गया था, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, ओके। अब आता है सेकंड पॉइंट, इसमें सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट देखो, ये कहता है कि एटम कैसा है, इंडिविजिबल है, और कैसा है, इनविजिबल है, दिखाई भी नहीं देता है। और इसने ये बताया था कि जो एटम होता है यही केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या करता है, पार्टिसिपेट, ओके, लिख सकते हैं,
एटम इज पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, ठीक है, केमिकल रिएक्शन। एटम जो है वो उसमें पार्टिसिपेट करता है, केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करता है। और एटम एटम जब कंबाइन कर जाते हैं तो उससे क्या मिल जाता है, हमारे पास मॉलिक्यूल मिल जाता है। और फिर मॉलिक्यूल कंबाइन कर जाएंगे तो क्या बन जाएगा, मैटर बन जाता है कंप्लीट। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर कौन पार्टिसिपेट करता है, एटम, मतलब एटम ही होता है मेन चीज़ जो है, ठीक है। कल हमने लॉज कंजर्वेशन ऑफ मास में पढ़ा भी था, कंजर्वेशन ऑफ मास जो था उसके अंदर पढ़ा था कि जो एटम होता है वो ना ही तो हम उसको क्रिएट कर सकते हैं और ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मतलब मास के केस में यही था ना कि रिएक्टेंट का जो मास था वो किसके बराबर आया था, अपना प्रोडक्ट के बराबर आया था। तो ये कहता है कि बराबर कैसे है, इसका मतलब जो एटम्स थे वो एज इट इज ही थे ना, बस वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के अंदर चेंज हो जाते हैं, लेकिन एटम्स जो है वो रहते तो हैं। तो एटम को ना ही तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है तो दिखाई नहीं दे रही है, तो क्रिएट कहाँ से करेंगे और डिस्ट्रॉय कहाँ से करेंगे, ठीक है। तो एक लाइन ये भी इसमें ऐड हो जाएगी, एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ये भी बताया था उसने, ठीक है। एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नीदर बी क्रिएटेड, ये भी कैन नीदर बी क्रिएटेड, कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। एटम को ना ही तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। अब जो फिफ्थ पॉइंट है उसने ये बता दिया कि एटम जो है किससे सेम एलिमेंट है, उसके जो एटम्स होते हैं उन सभी एटम्स का एटॉमिक मास, साइज, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो सारी चीज़ें क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। उसने बोल दिया कि जैसे कार्बन एलिमेंट है, कार्बन एलिमेंट के आप कितने ही एटम्स ले लो, उनकी सारी चीज़ें क्या रहेंगी, सेम रहेंगी, उनका एटॉमिक मास भी सेम होगा, एटॉमिक उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो भी सेम होंगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये मार खा जाता है, ठीक है। क्या बोला इसने कि भाई कोई भी एलिमेंट है उसके जो एटम्स हैं वो उन सभी एटम्स की जो एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ हैं उनका स्पेशल मास के बारे में, मास कैसा होता है, सेम होता है, ठीक है। लेकिन एक गलत बात हम आगे सिद्ध करेंगे इसको कि कैसे, इसकी लिमिटेशंस के अंदर हम ये पढ़ेंगे, ये सबसे बड़ी लिमिटेशन थी इसकी, ओके। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो आप, एटम्स ऑफ, उसने और क्या बताया, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव सेम मास, साइज एंड प्रॉपर्टीज, लिख सकते हो आप आगे, ठीक है। इसी प्रकार डिफरेंट के लिए बता दिया कि डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम्स होंगे उनकी जो प्रॉपर्टीज है, मास है, वो कैसा होगा, डिफरेंट होगा। डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट बता दिया, सेम एटम का उसने सेम बता दिया, ठीक है। उसने क्या बताया कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास, ठीक है। एक चीज़ ये होगी। उसके बाद कहता है मास, साइज और शेप आप वगैरह लिख सकते हो यहाँ पे। एक और बताता है वो कि उसने कहा था कि जो एटम्स हैं, एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं वो सिंपल होल नंबर रेशियो में ही कंबाइन करते हैं, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड कितने फॉर्मूले बनते हैं हमारे पास जिनका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कैसा रहता है, डिफरेंट रहता है, ठीक है। हमेशा होल नंबर रेशियो नहीं आती है या सिंपल रेशियो नहीं आती है एटम्स की कंबाइन करने के बाद, ठीक है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूले भी बन जाते हैं। जैसे उसके अकॉर्डिंग तो क्या हुआ, इसने कहा कि भाई जो एलिमेंट्स जब आपस में कंबाइन करते हैं ना, उनके एटम्स जब कंबाइन करते हैं तो सिर्फ सिंपल फॉर्मूले ही बनते हैं। तो सिंपल फॉर्मूले के लिए कार्बन डाइऑक्साइड बन जाए, वाटर बन जाए। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, CO2 है, हाँ वाटर क्या है, H2O है, मीथेन क्या है, CH4 है, या ऐसे अमोनिया क्या है, NH3 है। तो यही फॉर्मूले रहने चाहिए। फिर ग्लूकोज का फॉर्मूला कैसे आया, फिर सुक्रोज का फॉर्मूला कैसे आया, फिर मोर साल्ट का फॉर्मूला कैसे आया, डबल सॉल्ट का फॉर्मूला कैसे आया, ठीक है। तो इस तरीके से फिटकरी का फॉर्मूला कैसे आया। तो इतने ज़्यादा जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं उसने कह दिया था कि भाई इतने लंबी रेशियो में कंबाइन नहीं करते हैं, मतलब होल नंबर रेशियो ही होती है, सिंपल रेशियो होती है। तो यहाँ पे इसने क्या बताया, एटम्स ऑफ एलिमेंट कंबाइन इन सिंपल नंबर रेशियो, सिंपल होल नंबर ऑफ रेशियो, ठीक है। मतलब कि सिंपल रेशियो के अंदर ये वो क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। बेटा ये मेन पॉइंट्स थे इसकी, किसकी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के, कि उसने क्या क्या चीज़ें बताई थी। 1808 के अंदर दिया गया था। ये मेन चीज़ कहाँ पे आपको फोकस करनी है, उसने ये बताया था कि जो मैटर है उसका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो कौन होता है, एटम होता है। और एटम जो है वो कैसा बताया इसने, इंडिविजिबल, ठीक है। लेकिन हम एटम को डिवाइड कर सकते हैं। एटम जो है डिवाइड का मतलब उसको और ब्रेक नहीं कर सकते, लेकिन हम ये पता लगा सकते हैं कि एटम के अंदर और भी कोई चीज़ें प्रेजेंट है जिसकी वजह से एटम बना हुआ है, ठीक है। मतलब कि इसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ये बोल सकते हैं एटम है, एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स जिससे वो एटम मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो डिवाइड तो हम बेशक से इसको नहीं कर सकते, लेकिन उसको क्या बोल सकते हैं कि भाई ये बना हुआ है किससे, सब एटॉमिक पार्टिकल्स से। कौन कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है।
तो अब आगे क्या कहा कि जो एटम्स हैं वो केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। सेम एटम्स होंगे अगर एलिमेंट के तो उनका एटॉमिक मास भी सेम होगा, डिफरेंट एटम होंगे अगर एलिमेंट के तो उनका मास जो होगा वो डिफरेंट होगा। और क्या दिया कि भाई डिफरेंट मास होगा, और उसने ये बोल दिया कि भाई जो एलिमेंट्स के एटम्स जो हैं वो किस में कंबाइन करेंगे, सिंपल होल नंबर रेशियो में ही कंबाइन करते हैं, ठीक है। लेकिन ये सारी बातें प्रूव तो उसने बता तो दी थी, लेकिन ये सारी बातें कैसी गलत प्रूव कर दी गई, ठीक है। कैसी प्रूव की गई है, रॉन्ग प्रूव कर दी गई, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं इसकी लिमिटेशंस क्या क्या थी, इसकी लिमिटेशंस पढ़ेंगे हम इसकी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की, ठीक है। ये तो मेन पोस्टुलेट्स है। पोस्टुलेट्स का मतलब क्या होता है कि अच्छी बातें उसने क्या क्या बताई थी, किसके बारे में, एटम के बारे में, ठीक है। अब आती है इसकी लिमिटेशंस, ओके। लिमिटेशंस लिमिटेशंस मतलब क्या होती है बेटा, कमियां। लिमिटेशंस भी बोल सकते हो, ड्रॉबैक्स भी बोल सकते हो आप इसको, ठीक है, ठीक है। तो अब लिखेंगे ड्रॉबैक्स, कमियां, ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। तो ड्रॉबैक्स क्या है इसके डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के, कि जो सबसे पहले इसमें बात क्या गई थी कि जो एटम्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इनडिविजिबल होते हैं, ठीक है। लेकिन अब हमें क्या पता चलेगा कि जो एटम्स होते हैं वो कैसे होते हैं, डिविजिबल होते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे एटम्स आर, पहले तो ये लिखो इनडिविजिबल अकॉर्डिंग टू डाल्टन, बट एटम्स आर डिविजिबल। एटम्स कैसे हैं, डिविजिबल है, ठीक है। डिविजिबल इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है। दैट इज कौन कौन से हैं उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पूरी कंप्लीट देखेंगे, इसी चैप्टर के अंदर आएगी कि जो एटम की स्ट्रक्चर है वो कैसी होती है, ठीक है। तो जो मैं थोड़ा सा बता भी देती हूँ इसको कि जो एटम होता है उसके 3 मेन पार्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। जो एटम है उसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस, और बाहर क्या होते हैं, सर्कल होते हैं, ठीक है, मतलब कि शेल होते हैं, उसको शेल बोलते हैं। तो शेल के अंदर तो कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर कौन प्रेजेंट होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है। इस तरीके की कोई स्ट्रक्चर होती है, ये न्यूक्लियस है, ये बाहर जो होती है वो शेल्स होती हैं, ओके। न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन प्रेजेंट होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहाँ पे चक्कर लगाते हैं, इन शेल्स के अंदर चक्कर लगाते हैं, ठीक है। और शेल्स पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन पे चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव, प्रोटॉन पे पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन कैसा होता है, न्यूट्रल, कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब क्या है, उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, ना ही तो पॉजिटिव चार्ज और ना ही नेगेटिव चार्ज है। तो ये कहा जाता है कि जो एटम होता है वो भी न्यूट्रल होता है, वो भी कैसा होता है, न्यूट्रल, क्योंकि एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का जो संख्या है, जो नंबर होता है वो कैसा होता है, सेम होता है। जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे उतने ही उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन्स। लेकिन न्यूट्रल स्पीशीज की बात हो रही है बेटा, ठीक है। किसके लिए, न्यूट्रल स्पीशीज के लिए। न्यूट्रल मतलब कि ऑक्सीजन का एटम है O है, कार्बन क्या है C है, नाइट्रोजन क्या है N है, हाइड्रोजन क्या है H है, ठीक है। तो इनके अंदर जो भी चीज़ होगी, जिसका एटॉमिक नंबर जैसे इसका कितना है 8 है, कार्बन का कितना होता है 6, ये 7 होता है, ये कितना होता है 1 होता है, ठीक है। तो इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि इसके अंदर तो न्यूट्रॉन है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे आप ऑक्सीजन के लिए कितना 16, तो इसको आप करोगे कितना आ जाएगा यहाँ पर, जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन्स के, और यही किसके बराबर होता है, प्रोटॉन्स के। तो ये न्यूट्रल है, इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो न्यूट्रल स्पीशीज होती हैं उनके लिए इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये तो जनरली हम पढ़ेंगे भी एटॉमिक स्ट्रक्चर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है। यहाँ पर क्या है, एटम्स आर डिविजिबल into subatomic particles, that is electron, proton and neutron, ठीक है। अब थर्ड जो सेकंड थी उसकी लिमिटेशन फर्स्ट हो गई है। सेकंड क्या थी, उसने क्या बताया था कि सेम एलिमेंट है, एक एलिमेंट है, उसके जितने भी एटम्स होंगे उनका एटॉमिक मास कैसा होगा, सेम। तो ये लिख लो, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव सेम मास, ठीक है, सेम मास। लेकिन किसके अकॉर्डिंग, डाल्टन, ब्रैकेट में लिख देना, डाल्टन के अकॉर्डिंग,
ठीक है, डाल्टन के अकॉर्डिंग। लेकिन एक्चुअल में क्या है, ये कैसे हो सकते हैं बेटा, डिफरेंट हो सकते हैं। एलिमेंट वही है, मैं कार्बन का ही एलिमेंट लूँगी, मैं हाइड्रोजन का ही एलिमेंट लूँगी, क्लोरीन का ही एलिमेंट लूँगी, क्लोरीन एलिमेंट लूँगी, लेकिन क्लोरीन भी 2 फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है, हाइड्रोजन 3 फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है, और जो कार्बन है वो भी 3 फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, मतलब उनका एटॉमिक नंबर तो सेम रहेगा, एलिमेंट तो सेम रहेगा, लेकिन मास नंबर कैसा हो जाएगा, चेंज हो जाता है। ठीक है, तो डाल्टन के अकॉर्डिंग क्या है कि जो सेम एलिमेंट के जो एटम्स हैं उनका एटॉमिक मास कैसा होगा, सेम होगा, लेकिन ये गलत है। ठीक है, बट एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट may have different mass, may have different mass, उनका जो एटॉमिक मास है वो कैसा हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। एग्जाम्पल देखो, एक बार एग्जाम्पल देखो, हाइड्रोजन एलिमेंट है, ठीक है, हाइड्रोजन एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 1 है, एटॉमिक मास भी 1 है, हाइड्रोजन 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, हाइड्रोजन मैंने एक और हाइड्रोजन का ही एलिमेंट ले लिया, एटम ले लिया, इसका एटॉमिक नंबर तो 1 ही रहेगा, क्योंकि हाइड्रोजन का एलिमेंट लिया है तो उसका एटम तो सेम रहेगा ना, मतलब एटॉमिक नंबर तो 1 ही रहेगा, लेकिन एटॉमिक मास इसका कितना होता है, 2, और हाइड्रोजन 1 3, जो हाइड्रोजन है वो तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन 1 1 की फॉर्म में, हाइड्रोजन 1 2 की फॉर्म में, और हाइड्रोजन 1 3 की फॉर्म में। यू कैन सी हेयर द एटॉमिक नंबर इज सेम बट एटॉमिक मास इज डिफरेंट। तो डाल्टन की बात गलत हो गई ना, उसने तो ये बोला था कि एक सेम एलिमेंट के जितने भी एटम्स हों उन सभी का एटॉमिक मास भी कैसा होगा, सेम। इसका मतलब इसका एटॉमिक मास 1 होना चाहिए था, इसका भी एटॉमिक मास 1 होना चाहिए था, तो यहाँ पर वो गलत प्रूव होता है। और हमने यहाँ पे किसको फाइंड आउट कर लिया, एक नई टर्म आती है आइसोटोप्स। क्या होते हैं, आइसोटोप्स। ठीक है, क्या होते हैं वो, आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास कैसा होता है, डिफरेंट। देख सकते हो आप। ठीक है, कोई भी एलिमेंट अगर आपको लिखा हुआ है, देखो जैसे कार्बन लिख दिया मैंने, एक चीज़ और देखेंगे आप, कार्बन लिख दिया मैंने यहाँ पे, कार्बन का सिंबल बना दिया, सी होता है कार्बन का सिंबल। इसके यहाँ जो चीज़ लिखी होती है नीचे वो तो एटॉमिक नंबर होता है, और जो ऊपर लिखा होता है वो क्या होता है, एटॉमिक मास। ठीक है, किसी बच्चे को नहीं पता है तो इसको नोट डाउन कर लो, जो ऊपर चीज़ लिखी होती है इसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास। ठीक है, या फिर मास नंबर, या फिर मास नंबर। ठीक है, और जो नीचे लिखा हुआ होता है ये क्या होता है, एटॉमिक नंबर। ये क्या होता है, एटॉमिक नंबर। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, जो सिंबल होता है किसी भी एलिमेंट का, उसके एक साइड पे मतलब नीचे तो क्या लिखा होता है, जो सबस्क्रिप्ट होती है, सबस्क्रिप्ट जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। जो सुपरस्क्रिप्ट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मास नंबर या फिर एटॉमिक मास। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो वही चीज़ है यहाँ पर कि एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन एटॉमिक मास कैसा हो गया, डिफरेंट हो गया। तो ये क्या कहलाते हैं, आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स की डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। आइसोटोप्स क्या होते हैं, द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। ठीक है, एटम्स चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, कितने भी हो। तो हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, 3। ठीक है, तो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। क्लियर हो गई बात कि एटम्स जो होंगे वो सेम एलिमेंट के होंगे। सेम एलिमेंट कौन सा है यहाँ पर, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के कितने एटम्स ले रखे हैं, 3। ठीक है, तो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर या डिफरेंट एटॉमिक मास। ओके, मैं इनके नाम भी बता देती हूँ आपको कि इसको क्या बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, प्रोटियम। प्रोटियम थोड़ा सा डिटेल में ही चलेंगे। ठीक है, प्रोटियम। इसको क्या बोला जाता है, ड्यूटीरियम। ड्यूटीरियम। ठीक है, और इसको क्या बोला जाता है बेटा, ट्रीटियम। इसको क्या बोलते हैं हम, ट्रीटियम। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रीटियम। फिर से देख लो, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप, हाइड्रोजन 1 1 प्रोटियम बोला जाता है, हाइड्रोजन 1 2 क्या बोला जाता है, ड्यूटीरियम, हाइड्रोजन 1 3 क्या बोला जाता है, ट्रीटियम बोला जाता है। लेकिन अपनी जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर कौन सा आइसोटॉप रखा हुआ है, ये वाला, क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, हाइड्रोजन 1 2 मतलब ड्यूटीरियम का यूज़ किया जाता है क्या बनाने में, हैवी वाटर। ठीक है, क्या बनाने में बेटा, हैवी वाटर बनाने में, हैवी वाटर। ठीक है, हैवी वाटर के कई यूज़ हैं, जब आप हायर क्लास में जाओगे तब पढ़ोगे कि हैवी वाटर के कहाँ कहाँ यूज़ किए जाते हैं। तो आपको ध्यान पता होना चाहिए कि जो ड्यूटीरियम है D2O, उसका सॉरी ड्यूटीरियम जो है वो तुम्हारे, इसको D से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप, D। इसका सिंबल क्या बनेगा, D बनेगा। ठीक है, तो ड्यूटीरियम का यूज़ किया जाता है हैवी वाटर बनाने में। और हैवी वाटर का फॉर्मूला लिखेंगे आप D2O। और सिंपल ऑर्डिनरी जो वाटर होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, H2O। यही होता है ना। ठीक है, सिंपल वाटर का फॉर्मूला, जो ऑर्डिनरी वाटर है जो घरों में आता है, जो इसका हम यूज़ करते हैं, वो क्या कहलाता है, वो उसका फॉर्मूला क्या होता है, H2O। ठीक है, और हैवी वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, D2O। हार्ड वाटर का फॉर्मूला कौन सा होता है,
ये भी आपको पता होना चाहिए ना। ऑर्डिनरी वाटर बोल दिया मैंने, ठीक है। सॉफ्ट, देखो 4 टाइप के वाटर अगर हम वैसे एक्सप्लेन करें तो सिंपल ऑर्डिनरी वाटर, सॉफ्ट वाटर, हार्ड वाटर एंड हैवी वाटर, ठीक है। तो आप देखेंगे, आपको पता भी होना चाहिए ऑर्डिनरी वाटर हो या सॉफ्ट वाटर हो या फिर हार्ड वाटर हो, तीनों का फॉर्मूला ही क्या रहेगा, H2O, ठीक है। क्या रहेगा, H2O ही रहेगा। लेकिन जो हैवी वाटर है, हैवी वाटर का फॉर्मूला क्या आ जाएगा बेटा, D2O, क्योंकि यहाँ पर इसका जब टोटल आप मास निकालोगे वो कैसा आएगा, ज़्यादा आएगा। किससे, इस ऑर्डिनरी वाटर से, ठीक है। इसका जो इसका जो पूरा कंप्लीट मास होता है वो 18U होता है और इसका कितना आएगा, 20U आएगा। अभी मैं आपको कैलकुलेट करना सिखाऊंगी, ठीक है, कि भाई जो मोलिकुलर मास है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। बाकी आप ध्यान ये रखो कि मैंने आपको बोला ना हैवी वाटर, हैवी वर्ड किस लिए आ गया, क्योंकि इसका भार ज़्यादा है, ठीक है। क्योंकि ये कितना है, इसका जो मास आ रहा है वो कितना आ रहा है, 20U, ठीक है। यूनिट होती है ये। और सिंपल जो ऑर्डिनरी वाटर होता है उसका कितना आता है, 18U आता है। सॉफ्ट वाटर हो या हार्ड वाटर हो, हार्ड वाटर इसलिए बोल देते हैं क्योंकि इसके अंदर आयंस ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। चलो बेटा, ये हायर क्लासेस की बातें हैं, ये भी मैंने ज़्यादा बता दिया यहाँ पे, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि जो एटम्स थे सेम एलिमेंट के, उनका एटॉमिक मास उसने क्या बोल दिया था, सेम बोल दिया था। लेकिन हमने तो यहाँ पे गलत प्रूव कर दिया उसको। कैसा हो सकता है, डिफरेंट, बाय द नेमिंग ऑफ आइसोटोप्स, ठीक है। कार्बन के भी जैसे कार्बन C612, 613, 614 इस तरीके से एग्जिस्ट करता है। और जो क्लोरीन है वो भी 1735 और 1737 इस तरीके से एग्जिस्ट करता है। तो बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो जिनके जो एटम्स हैं उनका एटॉमिक मास कैसा है, डिफरेंट है। एक ही एलिमेंट के एटम्स हैं जिनका एटॉमिक मास कैसा है, डिफरेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ है बेटा, एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, ठीक है। और साइंस जो है वो एक्सेप्शंस के बिना तो है ही नहीं। एक चीज़ एक में क्या है कि एक पॉइंट में कुछ स्टेटमेंट आई है, कुछ एक स्टेटमेंट आई है, उस स्टेटमेंट को मॉडिफाई करके फिर उसके अंदर से चेंजमेंट कर देते हैं, तो वहाँ से उसको क्या बोल देते हैं, एक्सेप्शंस हो गया भैया, ठीक है। और साइंस में एक्सेप्शंस जो हैं वो हर एक जगह आपको फाइंड आउट करने पर मिल सकते हैं, मतलब कि हर एक जगह आप उनसे डील कर सकते हो। एक्सेप्शंस जो होते हैं वो मेन पार्ट होता है साइंस का, ठीक है। तो साइंस के अंदर जो एक्सेप्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये क्लियर हो गया बेटा आपको, मैं इसको रब कर देती हूँ। अब आता है थर्ड पॉइंट, ड्रॉबैक्स पढ़ रहे थे ना, ठीक है। ड्रॉबैक्स इसको सारा रब कर देती हूँ। तो फर्स्ट ड्रॉबैक हमने क्या पढ़ी थी कि उसने क्या कहा था, लिमिटेशन उसने क्या कहा था उसने, फर्स्ट पॉइंट कि इंडिविजिबल है, लेकिन हमने बता दिया इंडिविजिबल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कैरी नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन कैरी पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन हैज़ नो चार्ज, ओके। ये इतना हो गया था। फिर सेकंड पॉइंट ये बोल दिया था कि उसने आइसोटोप्स, हमने यहाँ से किसका फॉर्मेशन कर लिया, आइसोटोप्स का। आइसोटोप्स बता दिए गए दूसरे साइंटिस्ट के द्वारा, भैया तू झूठ बोल रहा है, ठीक है, गलत है। बाकी आपने बताया है एटम के बारे में, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन ये आपकी स्टेटमेंट गलत हो गई यहाँ पर, ठीक है। तो वो साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने ये बताया था, तो यहाँ पर किसकी एक्सप्लेनेशन हुई, आइसोटोप्स की, ठीक है। नेक्स्ट आता है, उसने क्या कहा था, थर्ड पॉइंट उसने ये कहा था ना कि डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम्स होंगे उनका एटॉमिक मास भी कैसा होगा, डिफरेंट होगा। ऑब्वियसली बात है, हम भी ऐसा ही सोचते हैं कि दो एलिमेंट हमने ले लिए, दो डिफरेंट एलिमेंट ले लिए, जैसे कार्बन और नाइट्रोजन ले लिया, तो इनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, तो मास नंबर भी थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा। और मास नंबर देखो बेटा, एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जैसे कार्बन है 612 ये है, ठीक है। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो एटॉमिक मास होता है ना, ये जो मास नंबर होता है वो अप्रोक्सीमेटली डबल होता है किसका, एटॉमिक नंबर का, ठीक है। जो एटॉमिक मास होता है वो अप्रोक्सी डबल होगा किसका, एटॉमिक नंबर का, इन द केस ऑफ इवन एटॉमिक नंबर, इवन एटॉमिक नंबर के लिए, ठीक है। इवन मतलब 2, 4, 6, 8, 10 जिनका ये एटॉमिक नंबर है उनका जो एटॉमिक मास होगा वो कैसा होगा, टोटली डबल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ओड वालों के लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा ट्रिक होती है याद करने के लिए, एटॉमिक मास को याद करने के लिए, कि क्या होता है कि जैसे मैंने ले लिया नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, ठीक है। तो इसका अगर हम इसका डबल करेंगे कितना आ जाएगा, 14, लेकिन इसका जो एक्चुअल में लिया जाता है वो कितना लिया जाता है, 15 होता है, ठीक है। तो एक डबल हो जाता है उसके अंदर, डबल करके उसके अंदर एक ऐड कर दिया जाता है अगर ओड एटॉमिक नंबर है, ठीक है। ये मैं आपको बाद में एक्सप्लेन कर दूंगी। बाकी आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखें कि अप्रोक्सी कैसा होता है, वो डबल होता है, ठीक है। हाँ, हम ये पढ़ रहे थे कि डाल्टन ने ये कह दिया था कि जो एटम्स होंगे डिफरेंट एलिमेंट के उनका एटॉमिक मास भी कैसा होगा, डिफरेंट। लेकिन अभी हम पढ़ेंगे कि मैं दो डिफरेंट एलिमेंट लूँगी, उनका एटॉमिक मास हम कैसा लेंगे, सेम, ठीक है। तो पहले तो उसके अकॉर्डिंग लिखो थर्ड पॉइंट, एटम्स ऑफ different element may have same atomic mass, may have same atomic mass, उनका atomic mass कैसा हो सकता है बेटा, सेम हो सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखेंगे आप, आर्गन ले लिया 18, ठीक है,
और कैल्शियम ले लिया 20। आर्गन एलिमेंट होता है जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 18, और कैल्शियम एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 20 होता है, ठीक है। लेकिन दोनों के जो एटॉमिक मास हैं वो कितने होते हैं 40 इसका होता है और इसका कितना होता है 40 होता है। तो एलिमेंट तो अलग अलग है, ये कैल्शियम एलिमेंट है और ये कौन सा है आर्गन एलिमेंट है, और दोनों के एटॉमिक नंबर भी अलग अलग है, लेकिन मास नंबर कैसे हैं दोनों के सेम है, कितने हैं 40 हैं, ठीक है। एटॉमिक मास कैसे है इनका सेम, ठीक है। और ये क्या है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर कैसे हैं डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर कैसे हैं डिफरेंट है, तो आपको ध्यान रखना है। और यहाँ से फिर किसको डिस्कवर किया गया बेटा आइसोटोप्स, सॉरी आइसोबार्स, आइसोबार्स नीचे क्या थे आइसोटोप्स थे ना, अभी भी लिखा हुआ है आइसोटोप्स, और ये क्या कहलाएंगे आइसोटोप्स, मतलब डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट है लेकिन जो मास नंबर होता है वो कैसा होता है सेम, ठीक है। एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग द डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर आर नोन एज आइसोबार्स, वो क्या कहलाते हैं आइसोबार्स कहलाते हैं, ठीक है। हो जाएगा यहाँ तक। तो इसकी मेन 3 ही थी लिमिटेशंस, ठीक है। बाकी तो उसने बताया था कि जो एटम होता है वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, हाँ वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, तभी तो हमारे पास जो लॉज थे 5 लॉज जो थे वो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग वो एक्सप्लेन किए गए, ठीक है। ये अच्छा क्राइटेरिया बताया था इसने डाल्टन ने, लेकिन फिर भी 3-4 इसकी लिमिटेशंस थी वो हमने यहाँ पे क्या कर ली हैं कवर कर ली हैं, आप आगे भी पढ़ोगे इनको हायर क्लास के अंदर, बाकी ये इनफ है, ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं एटम्स पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा होगा एटम्स, एटम के बारे में। एटम क्या होता है, ठीक है, अब इसको डिटेल में पढ़ना है, इसके स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे हम, ठीक है। एटॉमिक मास कैसे फाइंड आउट हुआ, एटम्स होता क्या है एक्चुअल में, इसका सिंबल कैसे आया, ठीक है, वो सारी चीजें, ओके। एटम मेन टॉपिक हमारा कौन सा है वो एटम। तो एटम्स के बारे में क्या लिख सकते हो, एटम्स आर द पार्टिकल्स डिविजिबल पार्टिकल्स विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, ठीक है, लिखेंगे इसको। एटम्स आर द डिविजिबल पार्टिकल, एटम्स आर द डिविजिबल पार्टिकल विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, केमिकल रिएक्शन के अंदर जो पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं एटम्स कहलाते हैं, ओके, एटम्स कहलाते हैं, ठीक है। एटम में जब इलेक्ट्रॉन लॉस होगा या गेन होगा तो उसकी वजह से वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, फिर आयंस के अंदर भी कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो एटम की डेफिनेशन होगी। अब एटम जो है उसके साइज को हम कैसे मेजर करते हैं, साइज ऑफ द एटम, ठीक है। नेक्स्ट क्या रहेगा हमारे पास टॉपिक साइज ऑफ एटम, ठीक है। एटम का जो साइज है वो हम कैसे मेजर करते हैं उसकी रेडियस से, तो यहाँ पे लिख सकते हो द साइज ऑफ एटम इज मेजर्ड बाय इट्स रेडियस, ठीक है। देखो एटम इतना छोटा है कि हम उसको देख तो नहीं सकते, फिर उसकी रेडियस कैसे कैलकुलेट करेंगे, लेकिन फिर भी साइंटिस्ट के द्वारा ये पॉसिबल हो चुका है कि भाई जो रेडियस होती है वो कम से कम पिकोमीटर के अंदर, सॉरी नैनोमीटर के अंदर तो होती ही होती है। जो एटॉमिक रेडियस है, जैसे एटम को हमने क्या माना हुआ है स्फेरिकल माना हुआ है, ठीक है, तो यहाँ से इसके सेंटर से यहाँ तक का जो रेडियस है वो क्या, सॉरी यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा रेडियस, और इसकी जो अमाउंट है वो कितनी मानी गई है 10⁻⁹ मीटर, ठीक है, मतलब नैनोमीटर, कि इतना नैनोमीटर तो होता ही होता है। फिर वो डिपेंड करता है आगे कि छोटा एटम है या बड़ा एटम या उससे ही बड़ा एटम है, तो जैसे ग्रुप में अगर हम स्टडी करते हैं तो एटॉमिक साइज जो है वो बढ़ता चला जाता है, एटम का साइज जो है वो बढ़ता चला जाता है क्योंकि शेल बढ़ती चली जाती है, ठीक है। अभी शेल क्या है आपको बाद में समझ में आएगा, तो आपको ये पता लगाना है सिर्फ यहाँ पे, यहाँ ये ध्यान रखना है कि किसी भी एटम का जो साइज है वो उसकी रेडियस से मेजर किया जाता है, ठीक है। एंड रेडियस इज मेजर्ड इन पिकोमीटर, सॉरी नैनोमीटर, बार पिकोमीटर आ रहा है, नैनोमीटर, ठीक है। और नैनोमीटर की वैल्यू कितनी होती है 10⁻⁹ मीटर, ओके, मतलब 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 1/10⁻⁹ मीटर, या फिर इस चीज़ को जब हम ऊपर लेकर जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा ये 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, जो एटॉमिक रेडियस है उसको हम इसमें मेजर करते हैं, ठीक है। एटॉमिक रेडियस मेजर हो जाएगी जिसका मतलब एटॉमिक का साइज ऑफ एटम भी पता चल जाएगा, एटम का साइज भी पता चल जाएगा ना, ठीक है। तो हम किससे मेजर करते हैं, वो एटॉमिक रेडियस से उसका जो साइज है वो मेजर किया जाता है। एक्चुअल में जो एटम है वो इतना छोटा होता है कि भाई जो हाई पावर के जो माइक्रोस्कोप होते हैं उससे भी नहीं देख सकते हम इसको, तो एटम को देखने के लिए स्पेशल टाइप का माइक्रोस्कोप था, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, ओके। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप
नोट डाल के लिख लो क्या कि एटम्स आर विजिबल बाय STM। ठीक है, क्या है STM की फुल फॉर्म? स्कैनिंग टनलिंग, या स्कैनर हो सकता है वहाँ पे, टनलिंग माइक्रोस्कोप। ठीक है, एक्चुअली ये ऐसा माइक्रोस्कोप है जिससे ये तो पता चलेगा कि हाँ सरफेस के ऊपर कोई भी मेटल ले ली या कोई भी मैटर ले लिया, उसके सरफेस के ऊपर उसने अरेंज करके तो दिखा दिया, मतलब दिख तो रहा है लेकिन वो कैसी है, शेडोइश है, मतलब कि धुंधली तस्वीर है वो। ठीक है, धुंधली है लेकिन एटम्स, हाँ एटम्स नजर आ रहे हैं कि भी हाँ एटम इतना बड़ा हो सकता है। ठीक है, लेकिन वो भी कैसा है, धुंधला है। ओके, तो इसने बता दिया स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप के द्वारा किसका पता लगाया गया? एटम का पता लगाया गया। ठीक है, कि एटम ये होता है। ओके, यहाँ तक हो गया हमारे पास कंप्लीट कि एटम के बारे में हमने जान लिया, ये पता लगा लिया कि जो एटॉमिक साइज है वो हम कैसे पता लगा सकते हैं। ठीक है, अब एटम्स का सिंबल आपको कैसे पता चला कि कार्बन का जो एटम है उसका सिंबल C होगा, नाइट्रोजन एटम का सिंबल N होगा, सोडियम जो एटम है उसका सिंबल Na होगा। ठीक है, देखो यहाँ से तो आपने ये पता लगा लिया। कार्बन के लिए, कार्बन जब आप लिखेंगे उसका फर्स्ट लेटर तुमने क्या ले लिया? C, ये उसका सिंबल हो गया। नाइट्रोजन के केस में भी ऐसा ही है, नाइट्रोजन अगर आप वर्ड लिखोगे तो नाइट्रोजन का फर्स्ट अल्फाबेट कौन सा है? N है, तो N उसका सिंबल हो गया। लेकिन ये क्या है? Na, सोडियम। ठीक है, ये क्या है? सोडियम। तो सोडियम का S क्यों नहीं लिया यहाँ पे? तो ये सारी चीज़ों के बारे में अभी हमें पढ़ना है। तो नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? सिंबल ऑफ एटम। ओके, हेडिंग डालेंगे आप, सिंबल ऑफ एटम। अच्छा, फिर वही बात कि एटम के बारे में सबसे पहले किसने बताया? डाल्टन ने बताया। तो सिंबल के बारे में भी कौन बताएगा? वही बताएगा। ठीक है, कौन बताएगा? डाल्टन बताएगा। लेकिन उसने जो सिंबल दिए ना वो फिर हिस्टोरिकल ही रह गए, वो डेली यूज़ में मतलब कि डेली लाइफ में यूज़ नहीं किए गए, मतलब कि स्टडी के अंदर उनको इंक्लूड नहीं किया गया। लेकिन फिर भी वो हिस्टोरिकल है, उसको उनको पढ़ा जाता है कि हाँ उसने कार्बन का सिंबल ये दिया था, हाइड्रोजन का सिंबल ये दिया था, ऑक्सीजन का सिंबल ये था। ठीक है, तो इस तरीके से तो मैं कुछ की बता देती हूँ आपको। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डाल्टन्स सिंबल। ओके, मेन हेडिंग डालेंगे सिंबल्स। ठीक है, सिंबल्स मेन हेडिंग कौन सी डालेंगे? हम सिंबल की डालेंगे। तो सिंबल सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था? डाल्टन के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? डाल्टन सिंबल। डाल्टन सिंबल उस टाइम तो यही छाया हुआ था ना, डाल्टन ही, क्योंकि एटम के बारे में भी इसने बता दिया, क्लोरीन के बारे में इसने भी बता दिया। तो अब जो इसने डिस्कवरी करी है उसका नाम तो देगा ना ये। ठीक है, उसका नाम तो देगा, उसका नाम मतलब कि उसका सिंबल बताएगा पर्टिकुलर। ठीक है, तो सिंबल बताए थे उसने डाल्टन ने, वो कौन से थे? जैसे मैं बताऊँ यहाँ पे कि हाइड्रोजन के लिए हाइड्रोजन का सिंबल। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का सिंबल उसने क्या बता दिया कि पहले हम ऐसे बनाएंगे, फिर उसके अंदर ये छोटी सी डॉट बनाएंगे इस तरीके से। ठीक है, ओके। कार्बन के लिए उसने क्या सिंबल बताया बेटा? कार्बन के लिए उसने सिंबल क्या बता दिया कि हम एक सर्कल बनाएंगे और उसको कंप्लीटली फिल कर देंगे। तो भैया हम तो सिंबल बनाने में ही रह जाएंगे, है ना। अब अगर इस तरीके से कोई कह दे कि कार्बन का सिंबल अभी इस तरीके से बनाओ, तो सिंबल बनाने में ही रह जाएंगे, आगे तो कंपटीशन में बहुत पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। ठीक है, तो और एक चीज़ और, ऑक्सीजन का और देख लो, ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन का सिंबल उसने ये बता दिया। तो हर एक के अंदर उसने इस तरीके से, आयोडीन के लिए उसने अंदर आई लिख दिया। ठीक है, लेड के लिए उसने अंदर एल लिख दिया इस सर्कल के अंदर ही। तो इस तरीके से उसने क्या बताए थे? सिंबल बताए थे। मैंने आपको थोड़े ही बताए हैं, नोटबुक के अंदर बुक के अंदर ज़्यादा लिखे हुए हैं। ठीक है, तो मेन पर्पज आपको समझने का है कि डाल्टन ने जो सिंबल बताए ये इस तरीके से, देखो आप हाइड्रोजन को इस तरीके से बनाएंगे तो भैया ड्राइंग में ही रह जाएंगे, आगे जो हमें सॉल्यूशन पूछा हुआ है वो तो हम कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, कार्बन को इस तरीके से बनाने में रह जाएंगे, ऑक्सीजन ये बनेगा। ठीक है, तो इनको सिर्फ क्या किया गया? हाइपोथेटिकल रखा गया, मतलब हिस्टोरिकल ही रखा गया, इनको यूज़ नहीं किया गया। तो भाई अब ये सिंबल कैसे आए? जैसे कार्बन का पूछ ले कोई, C है, नाइट्रोजन का क्या बताते हो आप? N बताते हो, सोडियम का बता देते हो, Na बता देते हो, लेड का बता देते हो, Pb बता देते हो। ठीक है, तो अब ये सिंबल कैसे आए? तो एक साइंटिस्ट था J.J. बर्जीलियस। ठीक है, कौन सा था? J.J. बर्जीलियस, उसने बताए थे अब ये सारे के सारे एटम्स के जो सिंबल हैं वो। ठीक है, तो आप लिखेंगे J.J. बर्जीलियस सिंबल्स। बाद में कौन सा साइंटिस्ट आया था? J.J. बर्जीलियस। J.J. बर्जीलियस
जे बर्जीलियस। ठीक है, तो उसने बता दिया था कि एलिमेंट का सिंबल आपको कैसे लिखना है। कैसे बताया उसने बेटा? उसने बताया कि कोई भी एलिमेंट का नाम है, मान लिया जाए कि कार्बन ही है। ठीक है, कार्बन है, कार्बन का जो फर्स्ट लेटर होगा, कार्बन का जो फर्स्ट लेटर होगा वही उसका क्या होगा? सिंबल होगा, वही उसका क्या होगा? सिंबल होगा। समझ में आई ये बात? मतलब कि फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी वर्ड, ठीक है, एवरी नेम ऑफ द क्या बोलोगे आप? एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट के नाम का जो फर्स्ट लेटर होगा वही उसका क्या होगा? सिंबल होगा। लेकिन अब आप देखेंगे, मैंने बोल दिया आपको कार्बन, मैंने बोल दिया क्लोरीन, ठीक है, और मैंने बोल दिया कॉपर, सॉरी कॉपर तो कैल्शियम देखिए, ठीक है, कैल्शियम। ओके, अब आप देखेंगे कि तीनों वर्ड जो हैं, तीनों एलिमेंट के जो नाम है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? सी से। तो क्या इसका सिंबल भी सी बनेगा? क्या इसका सिंबल भी सी बनेगा? या इसका सिंबल भी सी बनेगा? इसके अकॉर्डिंग तो ये हुआ। ठीक है, लेकिन फिर उसने एक चीज़ और भी बताई थी कि इस तरीके के एलिमेंट्स के लिए आपको क्या करना है कि भाई जिन एलिमेंट्स का जो फर्स्ट लेटर है, जिन एलिमेंट्स के नाम का जो फर्स्ट लेटर है, अगर वो सेम है तो आपको उससे नेक्स्ट वाला लेना है। ठीक है, उसे क्या करना है? नेक्स्ट वाला लेना, मतलब कि दो अल्फ़ाबेट जो होंगे वो आ जाएंगे। क्या होंगे? दो अल्फ़ाबेट। कार्बन के लिए तो सी हो गया, ठीक है, क्लोरीन के लिए CL आएगा, मतलब जो फर्स्ट लेटर होगा वो तो कैपिटल होगा और जो सेकंड लेटर होगा वो कैसा होगा? स्मॉल होगा। ठीक है, कैल्शियम के लिए क्या आ जाएगा बेटा? CA आ जाएगा। क्या आ जाएगा? CA। तो ये क्या थे? इनके लिए सिंबल बताए गए थे। तो इसकी डेफिनेशन लिख लो आप। अकॉर्डिंग टू बर्जीलियस, according to Berzelius, the symbols of elements are first letter or first and second letter, ठीक है, of the element, ठीक है, of the element. The symbols of elements are first letter or first and second letter of the element. वो उसके क्या होंगे? सिंबल होंगे। वो उसके क्या होंगे? सिंबल होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लो आप। एग्जाम्पल सबसे पहले लिखो कार्बन, ठीक है, कार्बन का क्या होगा? C। नाइट्रोजन लिख सकते हो, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं ये। N। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा? O। हाइड्रोजन, ठीक है, मैं आपको सारी नहीं लिख पाऊंगी क्योंकि बुक के अंदर भी गिवन नहीं है। हाइड्रोजन का क्या होता है? 1 होता है। कैल्शियम, कैल्शियम क्या होगा? Ca। क्लोरीन क्या होगा? Cl। ठीक है, मतलब कि ये कहता है कि जो सिंबल होंगे ना एलिमेंट के, तो एलिमेंट का जो नाम है इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है? तो कार्बन को हम क्या लिखते हैं? कार्बन CARBN। बेटा कई नेम होते हैं, लैटिन नेम भी होता है, ग्रीक नेम भी होता है, इंग्लिश नेम भी होते हैं। ठीक है, तो उसने ये बता दिया था कि जो सिंबल होंगे ना, जो नाम होंगे ना एलिमेंट्स के, चाहे वो लैटिन में हो चाहे वो इंग्लिश में हो, ठीक है, उनके जो फर्स्ट सिंबल होंगे या फिर फर्स्ट एंड सेकंड सिंबल होंगे वही उसका फर्स्ट एंड सेकंड लेटर होंगे, वही उनके क्या होंगे? सिंबल्स होंगे। ठीक है, तो लैटिन लैंग्वेज अलग होती है, ग्रीक लैंग्वेज अलग होती है, इंग्लिश लैंग्वेज तो हम यूज़ करते ही है। ठीक है, क्लोरीन हो गया, क्लोरीन का कितना हो गया? Cl हो गया। ठीक है, और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जिनके लिए हम अलग से यूज़ करते हैं। अब देखो बेटा, ये तो वो हैं जिन एलिमेंट्स का मतलब कि फर्स्ट या सेकंड लेटर हमने यूज़ कर लिया, लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी तो हैं जिनका नाम अलग और सिंबल अलग है। जैसे आप केस ले लो सोडियम का ही। सोडियम के लिए क्या है? हम जो लिखेंगे सोडियम को कैसे लिखेंगे? सोडियम का जो इंग्लिश नेम होगा वो क्या है? इस तरीके से है सोडियम, लेकिन इसका सिंबल आप क्या पढ़ते हो? Na। ठीक है, Na, क्योंकि बेटा जो Na है वो कहाँ से लिया गया है? नेट्रियम से। कहाँ से लिया गया है? नेट्रियम, नेट्रियम से। और नेट्रियम कौन सा वर्ड है बेटा? कौन सा नेम है? लैटिन नेम, लैटिन लैंग्वेज से लिया गया ये लैटिन नेम है। तो अब आपको वो पढ़ने हैं, ऐसे सिंबल्स पढ़ने हैं जो लैटिन नेम से लिए गए हैं। ठीक है, ये तो आप इजीली अपने पीरियोडिक टेबल के अंदर भी दे रखे हैं, वहाँ से भी लर्न कर सकते हो। ये भी पीरियोडिक टेबल के अंदर गिवन है, ठीक है, लेकिन इनको आपको अलग से याद करना है कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जो लैटिन नेम से लिए गए हैं, इंग्लिश नेम से नहीं लिए गए। ठीक है, लैटिन नेम से लिए गए हैं, जिसकी वजह से उनका जो सिंबल है वो कैसा हो गया? डिफरेंट हो गया। ओके, तो अब आप बनाएंगे, एक टेबल बनाएंगे, मैं इसको रब कर देती हूँ। पहले आप लिखोगे लैटिन नेम, ये नोट डाउन हो गया होगा। ठीक है, बनाओ, पहले आप लिखेंगे इसको
पहले सिंबल लिखेंगे, पहले नाम लिखेंगे, इंग्लिश नेम लिखो, इंग्लिश नेम लिखो, फिर यहाँ हेडिंग डालो सिंबल, और फिर यहाँ पे उसका लैटिन नेम, ठीक है, लैटिन नेम, लैटिन लैंग्वेज उसके अंदर उसका क्या नेम है, ठीक है। तो मैं फर्स्ट बताती हूँ आपको। फर्स्ट हमारे पास सोडियम, ठीक है, सिंबल क्या होता है Na, लेकिन इसका नाम क्या होगा लैटिन में, नाइट्रियम, ठीक है, साथ के साथ आप नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। सोडियम क्या होगा Na, नाइट्रियम, ओके। सेकंड गोल्ड, गोल्ड का सिंबल क्या होता है Au, ठीक है, यूरम, लैटिन नेम क्या होगा इसका यूरम। थर्ड वन सिल्वर, सिल्वर, सिल्वर का सिंबल क्या होगा Ag, लेकिन लैटिन नेम क्या होगा अर्जेंटम, ठीक है, अर्जेंटम चला जाएगा ये, ठीक है। और भी है इसमें यूरम, मरकरी के लिए देखो, मरकरी, मरकरी सिंबल क्या होता है Hg, मर्क्यूरम, ठीक है। फिर कॉपर, कॉपर का सिंबल क्या होता है Cu, क्यूप्रम, ठीक है, क्या हो जाएगा ये क्यूप्रम। सिक्स्थ वन आ जाता है हमारे पास आयरन, ठीक है, आयरन, IRON, आयरन, ठीक है। Fe सिंबल होता है इसका, ये लिया गया है फेरम से। पोटेशियम 7, पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम सिंबल क्या होता है K, कैलियम से लिया गया है, कैलियम, ठीक है, पोटेशियम कहाँ से लिया गया है कैलियम से, ओके। इसको ठीक करो बेटा, मर्क्यूरम को हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है, ओके। 7 हो गई, सोडियम Na, नाइट्रियम, गोल्ड यूरम, अर्जेंटम, फिर मरकरी, हाइड्रोजनम, जिरम, कॉपर के लिए क्या आ जाएगा क्यूप्रम, आयरन के लिए क्या आ जाएगा फेरम आ जाएगा, पोटेशियम के लिए क्या आ जाएगा कैलियम आ जाता है, ठीक है। जैसे एक और रह गया लेड के लिए आपके पास आ जाएगा प्लम्बम, और टिन के लिए लेड और टिन, ठीक है, लेड, लेड, लेड का सिंबल होता है Pb, तो ये कहाँ से लिया गया है प्लम्बम से, प्लम्बम, ओके। और 9 जो है टिन, सिंबल होता है Sn, स्टेनम, ओके। तो ये कुछ नेम्स हैं जो लिए गए हैं कहाँ से उसके लैटिन, ठीक है, ये लैटिन नेम है और इंग्लिश में तो हम इनको ऐसे बोलते ही हैं, और इनके इसीलिए कैसे ये अलग से सिंबल गिवन है, ठीक है। तो ये क्या थे आपके पास सिंबल्स के बारे में आपने पढ़ा। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे किसके बारे में, एटॉमिक मास के बारे में, ठीक है। एटॉमिक मास क्या होता है और किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है वो हम कैसे स्पेसिफाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया एटम के बाद डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, एटम के बारे में पढ़ा, उनके सिंबल्स के बारे में पढ़ा। अच्छा, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि कोई भी जो सिंबल है, जैसे कार्बन है, कार्बन का मैंने सिंबल लिख दिया C612, तो ये जो सिंबल है एक एक क्या बता रहा है, किस किस के बारे में बता रहा है, ये बता रहा है कि जो कार्बन एलिमेंट है उसका एक ही एटम प्रेजेंट है, उसका एक ही मोल प्रेजेंट है। तो इस तरीके से 2-3 बताता है कि 2-3 चीज़ों के बारे में ये बताता है कि जो कार्बन है उसका एक ही एटम प्रेजेंट है, उसका एक ही मोल प्रेजेंट है, उसका सिंबल ये होता है इस तरीके से। तो सिंबल की भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। ये 2-3 इंपॉर्टेंस हैं वो आप जनरली सिंबल से ही पता लगा सकते हो, ओके। तो ये था हमारा इस लेक्चर के अंदर जितना भी हमने पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे एटॉमिक मास। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।